नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना संवाद। कोरोना संवाद में आज हम बात करेंगे गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी से। वो हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो जानकारी मिल रही है ऋषिकेश जी, और उस जानकारी को आपके द्वारा पुख्ता भी करूंगा। जी तीसरी लहर से अब गुजरात लगातार उबर रहा है। देश भर जी से भी जी यही बिल्कुल जानकारी आ रही है। जी 12,911 नए मरीजों के मुकाबले 23,197 मरीज जो हैं, संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं। क्या ये जानकारी सही है? और अगर ये जानकारी सही है तो इसकी वजह क्या है? करीबन 24,000 के आसपास केस भी गए थे। आज 12,000 के आसपास परसों के गई काल के केस थे। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार ने जो व्यवस्थाएं पुख्ता की गई थी, हर घर पे जाके कोई भी आदमी संक्रमित होता है, कोई भी ये कोविड मरीज होता है, तो उनके घर पे जाके हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और साथ में उनके साथ आने वाले करीबन 60 से 65 जो कांटेक्ट वाले हैं, उनका सबका ट्रेसिंग और ट्रैकिंग दोनों करके उनका भी टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, ये आपने कहा कि घर घर जाकर आप इलाज मुहैया करवा रहे हैं संक्रमितों को, लेकिन ये भी क्या सही जानकारी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए भी संख्या बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ पा रही है, या ठीक ठीक संख्या सामने नहीं आ पा रही है? और इसकी वजह ये भी हो सकती है जो गाइडलाइंस में चेंज आया है, और गाइडलाइन में ये चेंज आया है, पहले अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आ जाते थे तो आपको तुरंत जांच करवाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब की बार जो गाइडलाइन में बदलाव आया है उसमें कहा गया है कि जब तक आपके उस तरीके के सिम्टम्स नजर ना आए तब तक आप जांच कराने के लिए नहीं जाएं। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? अभी गुजरात के अंदर करीबन एवरेज, आप पिछले महीने का रिकॉर्ड भी देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा हमने टेस्टिंग किए हैं। और यहाँ पर कोई भी टेस्ट कराने के लिए आता है तो किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन ये जो नई गाइडलाइन आई है, तो उनको अगर बिल्कुल नॉर्मल सिम्टोमेटिक हो और सामान्य लक्षण हो तो उनकी वो सारवार तुरंत चालू कर देते हैं। और 2 दिन के बाद उनसे पूछ भी लिया जाता है टेलीफोन के माध्यम से कि आपको भी ये दवा दे दी गई है। अब कुछ आपको कोई नए अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप टेस्ट करने के लिए तुरंत आ जाइए, और आप बोलो तो हम घर पे आ जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था टेलीमेडिसिन और ये टेस्टिंग के लिए भी ये पूरी जो व्यवस्था की है, तो हम टेस्ट तो लगातार जो गाइडलाइन से उनसे बहुत सारे ज्यादा हम कर रहे हैं। लेकिन नई जो गाइडलाइन आई है, जो नई गाइडलाइन के हिसाब से हम सिम्टोमेटिक बहुत कम लक्षण वाले दर्दी को तुरंत सारवार दे देते हैं। और 1-2 दिन में अगर उसके सिम्टम्स में कमी ना आई, अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगे, तो तुरंत ही घर पे जाके उसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट में अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ये फैलता तो तेजी से है, लेकिन इतना मारक नहीं है, जो है आपके लिए उतना जानलेवा नहीं है। इसको लेकर क्या, जब ये बात सामने आती है विशेषज्ञों के माध्यम से, तो क्या लोग लापरवाही ज्यादा बरतने लगते हैं? देश के मुकाबले अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में तो हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो वैक्सीनेशन मुहिम चला दी, उसमें 98% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। अगर ओमिक्रॉन घातक है, डेल्टा भी साथ में चल रहा है, कुछ भी हो, लेकिन थैंक्स टू वैक्सीनेशन कि हमारे यहाँ ये घातकता अभी भी बहुत ही कम मात्रा में, और जो डेथ भी यहाँ पर हो रहे हैं वो करीबन कोमॉर्बिड दर्दी है, और 60-65 से प्लस है, किसी को किडनी की तकलीफ है, किसी डायबिटीज हार्ट का मरीज है, उनमें ही ज्यादातर देखी गई है। बाकी तो डेथ रेशियो भी बिल्कुल कम है। हॉस्पिटलाइजेशन जो रेशियो है वो भी 1.7% है। मतलब यहाँ पर हमारे जितने भी व्यवस्था की गई थी, ऑक्सीजन बेड की है, वेंटिलेटर की है, आईसीयू की है, वो सब अभी खाली है। केवल 1.7% बेड ही हमारे ऑक्यूपाई हुए हैं।
ये अभी एक जो जानकारियां आ रही हैं और जिससे हम लोगों ने शुरुआत भी की है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, वो ज़्यादा हो गई है। एक अच्छे संकेत नज़र आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर 5 बड़े राज्यों की बात की जाए जहां पर सर्वाधिक संक्रमित हैं कोरोना के इस समय में तीसरी लहर में, तो उन 5 राज्यों में गुजरात भी शामिल है। वो क्यों कर? जी जी, यहाँ पर जो केस बढ़े हैं, आपने पहले ही बताया कि एक संक्रमित आदमी 3 लोगों को ये वायरस देने में सफल होता था, लेकिन अब ये थोड़ा माइल्ड भी हो रहा है। और अभी जो गुजरात का सिनारियो है, वो केस तुरंत घट भी रहे हैं, और साथ में जो झड़प से तैयार होने वाले जो दर्दी हैं, बिल्कुल फिट होने वाले दर्दी हैं, उसकी संख्या में भी बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। मतलब अभी गुजरात के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, मैं मानता हूं कि आगामी 10 एक दिन के आसपास ये थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। जी, अगर गुजरात की बात करें विशेष रूप से, बता भी रहे हैं आप कि लगातार आप किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर गुजरात की सरकार किस तरीके से वॉर बेसिस पर लोगों को सहायता, सहयोग और स्वास्थ्य मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी अगर गुजरात में देखें तो चूंकि दिल्ली, मुंबई के बाद गुजरात में सर्वाधिक बाहर से यात्री आया करते हैं, उनके लिए कुछ क्या गुजरात ने अलग से गाइडलाइन बनाई है? वहां की उन यात्रियों को लेकर वस्तुस्थिति क्या है? यहाँ पर ये महाराष्ट्र के बिल्कुल पास में ही है, और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की बहुत सारी संख्या रहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सब अपने सरहद से जुड़े हुए राज्य हैं, जी। लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की संख्या और बाहर विदेश में रहने वालों की भी संख्या बाहर है। यहाँ पर जो लोग, जो पहले जो गाइडलाइन में दिया गया था कि जो रिस्क कंट्री, नॉन रिस्क कंट्री, सभी का हम वो टेस्टिंग भी कर लेते थे, लेकिन ये ट्रेन से आने वाले, पैसेंजर कार से आने वाले और जितने भी बाहर से आने वाले हैं, तो यहाँ पर जितने जो बाहर से आते हैं और नियमित बॉम्बे से भी अप डाउन करने वाले लोग भी है, उन सबको हमने वहां पर का जो हमारा आरोग्य तंत्र है उस पे कड़ी निगरानी रखने के लिए कह दिया गया है। और साथ में जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी उन पर कोई बाहर आउट ऑफ स्टेट जाता है, कहीं बाहर अहमदाबाद या किसी बड़े शहर में जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है, संक्रमित लोग ज्यादा हैं, वहीं से भी आता है, तो उस पे सोसाइटी के चेयरमैनों को भी जिम्मेदारी दे दी है कि भाई बाहर से आने वाले लोगों का आप पूरा ख्याल रखिए। अगर कोई ऐसा आता है और छोटे बड़े भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं और उनकी साथ में दवाई भी दे देते हैं। यहाँ संजीवनी रथ, धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ हम 2100 और 1500 जितने हम धन्वंतरी रथ भी चला रहे हैं, उसमें टेस्टिंग की व्यवस्था है, साथ में दवाइयां देने की भी व्यवस्था की गई है। मतलब पूरी तरह से गुजरात के हर कोने में, केवल कॉरपोरेशन की बात नहीं है, छोटे से छोटे गांव में भी ये व्यवस्था पहुंचाने में हम सफल हुए। सतर्कता डोज भी लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ तरुण लोगों को भी जो है वैक्सीनेट करवाने की कोशिश की जा रही है। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर सतर्कता डोज, जिसको बूस्टर डोज भी कहा जा सकता है, तो उसकी स्थिति क्या है? और क्या गुजरात सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है कि केवल जिनको 60 बरस से उम्र के जो वृद्ध हैं और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके अलावा भी क्या आम लोगों को भी बूस्टर डोज या सतर्कता डोज देने पर कुछ विचार किया जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है उस हिसाब से फ्रंट और सेकंड लाइन वर्कर्स जो है, उनको सबको ये डोज देने के लिए की तैयारी और डोज देने का काम शुरू हो गया है। साथ में जो 60 प्लस जो लोग हैं, उनको, वयस्क लोग हैं उनको, और साथ में कोमोर्बिड भी है, उनको वैक्सीनेशन का काम बहुत झड़प से चालू कर दिया गया है। और साथ में जो तरुण बच्चे हैं, जो युवा की कगार पे है, जो बच्चे 15 से 17 के बीच के, उस बच्चे को भी सबको डोज देने के लिए हमने स्कूल की व्यवस्था की है। अगर स्कूल में नहीं आता है
तो उसको बुला के, अगर नहीं आया है और 10-15 बच्चे जहां पर भी है तो वहां जाके हम वैक्सीनेशन करते हैं। मतलब ये कोवैक्सीन देने का काम झड़प से बच्चों में भी चालू कर दिया है, और जो प्रिकॉशन डोज है हम करीबन 8 या 10 दिन में उसकी सिद्धि, ये जो हमने पहला और दूसरे डोज में हासिल की है, उसके आसपास पहुंच जाएंगे। क्या माना जाए पहली और दूसरी वेव में खासी परेशानी हुई थी, मृतकों की संख्या भी पहली और दूसरी वेव में बहुत ज़्यादा थी। तीसरी वेव में क्या माना जाए ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा मारक नहीं है, उसकी वजह से मृत्यु दर कम है, या फिर हम पहली और दूसरी वेव के मुकाबले इस तीसरी लहर में ज़्यादा तैयार हैं? हम तीसरी वेव में, हमने पहले भी बताया कि जो थैंक्स टू वैक्सीनेशन, जी। कि वैक्सीनेशन के हिसाब से जो संक्रमित होने वाले दर्दी है उसमें बहुत सारे जिसको बोलते हैं गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। उसकी जो एक वजह है तो वैक्सीनेशन है। और हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हुआ, गुजरात में जो वैक्सीनेशन हुआ, ओमिक्रॉन चाहे कितना भी यह ज्यादा संक्रमित ना करने वाला हो, कम संक्रमित करने वाला हो, फिर भी आज वो वैक्सीनेशन के कारण अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम हुआ है तो इसका एकमात्र कारण वैक्सीनाइजेशन। हमने देखा कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आप ही के राज्य से आते हैं, मनसुख मांडविया जी, उन्होंने सीजीएचएस का एक ऐप भी लॉन्च किया है, और उस ऐप के जरिए आप टेलीफोन के माध्यम से या उस ऐप के माध्यम से भी आप चिकित्सक से जो है चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। वो इस कोरोना काल में कितना लाभप्रद हो सकता है हम लोगों के लिए? टेलीमेडिसिन बहुत लाभप्रद होता है। गुजरात ने पहले से भी ये चालू किया हुआ है। हर जिले में हमारे यहाँ टेली मेडिसिन के द्वारा दवाई देने के लिए, और यहाँ तो ये हमने 3 प्रोजेक्ट भी चालू किए हैं कि अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो वो घर पे उसको मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। और साथ में जो एप्लीकेशन जर्मिस सामी ने लॉन्च की थी, तो जर्मिस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सबको कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संक्रमित व्यक्ति हो, तो कहाँ पर हॉस्पिटल आया है, ऑक्सीजन के कितने बेड है, आईसीयू के कितने बेड है, ये सब उसको पता चल जाए और वो नक्की कर सके वो अपना कहाँ पर हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ दवाई लेने के लिए जाना है, वो सब उस ऐप के माध्यम से वो श्योर कर सके कि मुझे यहाँ पर जाना है। ये कोरोना से संक्रमण से बचाने की अपनी एक चुनौती है, और आप कह रहे हैं कि गुजरात इसमें जो है बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, और कोरोना का जिस तरीके से मुकाबला गुजरात कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के संक्रमण से ठीक होने के बावजूद भी बहुत सारी जो है परेशानियां, शारीरिक परेशानियां या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां घेर लेती हैं व्यक्ति को। क्या उससे उबरने के लिए भी कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय गुजरात का कुछ खास कर रहा है क्या? अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है और कोरोना के बाद में भी कोई छोटी बड़ी परेशानी दिखाई देती है और वो ऐसी कोई कंप्लेन करता है, हालांकि इतनी ज्यादा कंप्लेन हमारे यहाँ नहीं आई कि भाई कोरोना मुझे हुआ था और होने के बाद मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा कोई केस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत मामूली संख्या में, लेकिन इतने केस नहीं आए कि कोरोना के बाद भी आप देख रहे, जैसे मेरी बात कर लो, मैं पहले दूसरे और तीसरे वेव के बीच में मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना के बाद में अच्छा भी हो गया, लेकिन कोई दूसरी बीमारी या दूसरा कोई तकलीफ वाला बात हमारे गुजरात में इतने मालूमात नहीं होते हैं। और साथ में आपको बता दूं, ये जर्मिस एप्लीकेशन की मैंने बात की, उसकी तो सराहना आदरणीय मनसुख भाई ने की थी और उन्होंने बताया था आप उसको हमें भेजिए, अगर हो सकेगा तो दूसरे राज्यों के लिए भी ये काम आएगा। जी, दोहरी चुनौती सामना करना पड़ रहा है पिछले 2 बरस से, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें। एक तो लोगों का जीवन कैसे बचाया जा सके, उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जा सकें और किस तरीके से वैक्सीनेट किया जा सके, वो बना हुआ है। दूसरी तरफ आर्थिक पक्ष, वो भी किस तरीके से प्रभावित ना होने पाए, वो भी प्रयास लगातार करने पड़ रहे हैं। तो गुजरात में आर्थिक पक्ष को बचाने के लिए भी कुछ खास कदम उठाए गए हैं क्या?
हमारे गुजरात में जो अभी जो गैदरिंग होता है वो राजकीय होता है, धार्मिक होता है, सामाजिक होता है, और जो मैरिजेस है, और जो मैरिज, ये प्रकार के जो गैदरिंग है उस पे बांध तो हमने चौकस लगा दिया है। जी। लेकिन इसकी वजह से आर्थिक गतिविधि नहीं रुकती है। आर्थिक गतिविधि रुकती है अगर दिन में किसी को काम करने के लिए रोकने से होता है। हमारे यहाँ पूरा समय काम करने के लिए छूट है के, लेकिन रात को आप 10 बजे काम धंधा बंद करके घर पे आए और बाद में कहीं पर जाके आप बैठो, बातचीत करो, 10-15 20-25 लोग आप इकट्ठा हो जाओ, और फिर वो संक्रमितता का दर ज्यादा बढ़े, उसके लिए 8 कॉरपोरेशन और थोड़े बहुत जो नगर पालिका विस्तार है, वो सिटी जैसे विस्तार है, उसमें थोड़ा नाइट कर्फ्यू लगाया है। लेकिन होटल उद्योग के लिए भी सोच के रखा है कि होम डिलीवरी देने के लिए उनको पूरी छूट दी गई है। शादियां भी नहीं रुकी है, अंतिम संस्कार भी नहीं रुके हैं, और आर्थिक गतिविधि के लिए कोई भी आदमी अपना जीवन गुजार करने के लिए, अपने आर्थिक गतिविधि के लिए, कोई नौकरी पेशा हो, कोई छोटे बड़े धंधे रोजगार करता हो, तो किसी को रोका नहीं गया है। मतलब आर्थिक गतिविधि गुजरात की चालू रहे और कोरोना कोरोना पर काबू पाया जाए, उस तरह का एक साझा मिला, एक हमने तैयार करके गुजरात को बचाया। जी। गुजरात खास अपने आप में प्रदेश है, और ख़ास इसलिए भी हो जाता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तीनों का संबंध गुजरात से है, इसलिए गुजरात पर नज़र भी ज़्यादा लोगों की बनी रहती है। तो इस कोरोना काल में गुजरात ने ऐसा कुछ किया है जो गुजरात को अन्य राज्यों से थोड़ा सा अलग खड़ा करता है, एक बात, और कहीं ना कहीं किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है उसका उदाहरण पेश किया हो गुजरात ने, ऐसा कुछ हुआ है? गुजरात के अंदर हमें तो ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, आदरणीय मनसुख भाई गुजरात से आते हैं। उस हिसाब से कोई भी एक छोटी सी भी चूक हमें परवड़ती नहीं है। हमें हमारे यहाँ गुजरात में कोई भी छोटा बड़ा आर्थिक भी विषय हो, कायदा व्यवस्था का हो, आरोग्य का हो, शिक्षा का हो, कि किसी भी विभाग के अंदर हमें छोटा बड़ा भी चूक हमें अच्छा नहीं लगता है। और साथ में ये छोटी बड़ी गलतियां भी, हमारा शीर्ष नेतृत्व भारत में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और उसकी वजह से हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, मंत्रीगण हो और एमएलए हो, सब लोग सब साथ में रह के गुजरात को ये कोरोना से बचाने की लड़ाई हो या और छोटा बड़े कोई भी प्रश्न हो, तो हम वो कर रहे हैं। हमने देखा कि पहली वेव हो, दूसरी वेव हो या फिर तीसरी लहर हो कोरोना की, उसमें आयुष ने बहुत कमाल का काम किया है, जी आयुर्वेद, बिल्कुल होम्योपैथी और बिल्कुल यूनानी बिल्कुल। ने। तो क्या आपको लगता है कि आयुष एक शक्ति बनकर सामने आया है, और ये शक्ति भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को भी कहीं ना कहीं गरिमा प्रदान कर रही है और विश्व में भारत का नाम हो रहा है? पूरे विश्व को आयुर्वेद, पहले जो ये सारवार के क्षेत्र में, जी। जब एलोपैथी नहीं था, दूसरी कोई सारवार नहीं थी, तब इंट्रोड्यूस ये आरोग्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के द्वारा पूरे जगत को सारवार की एक पद्धति देने का काम भारत ने किया है। अपनी परंपरागत ये पद्धति है, कोई भी रोग हो, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हो, कि छोटे बड़े दर्दों के लिए भी ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कम हो गया था। लेकिन गर्व से हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस पर विशेष फोकस करके पूरे देश को अवगत कराए है। और हमारे राज्य में भी यहाँ पर कोविड की महामारी के समय होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सबका पूरी तरह से प्रथम लहर में, दूसरी लहर में और तीसरी लहर में पूरा उपयोग करके हर घर में उकाड़ा का वितरण हो, दवाई का वितरण हो, ये सब बहुत अच्छी तरह से किया है। और अब लोगों को लगने लगा है कि ये जो एलोपैथी दवा है उसके बजाय अगर छोटे बड़े दर्द होते हैं, सर्दी है, ताव है, खांसी है, ऐसे रूटीन भी होता है, तो हम आयुर्वेद से, आयुर्वेदिक दवा से क्योर हो सकते हैं। ऐसा विश्वास लोगों के मन में बैठ गया है और हर घर में अब ये घरगथ्थू जो दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई रखने का क्रेज भी बढ़ गया है और लोग रखने भी लगे हैं।
क्या माना जा सकता है, क्योंकि हमने आर्थिक पक्ष की बात कही है कि सरकारों को जो है दोहरे जो है पक्ष पर काम करना पड़ रहा है। एक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ रही है, दूसरी आर्थिक रूप से जो है वो गाड़ी जो है लगातार चलती रहे, उसकी भी एक बड़ी चुनौती है। तो क्या माना जाए, आपने जैसा यहाँ पर जिक्र भी किया और विशेष रूप से आपने आयुर्वेद का जिक्र किया, आयुर्वेद जिस तरीके से शक्ति बनकर उभरा है इस कोरोना काल में, आपको लगता है कि आर्थिक रूप से भी आयुर्वेद एक कहीं ना कहीं एक एसेट बन सकता है सरकारों के लिए, देश के लिए, गुजरात के लिए? आयुर्वेद हमारी परंपरागत ये सारवार पद्धति है, सनातन धर्म में, और ये हिंदू प्रणालिका के हिसाब से हर घर में घरगथ्थू दवाई का चलन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके लिए आयुष विभाग की काम कर रहा है। और अब इस माहौल के अंदर मैं मानता हूं कि अगले समय के लिए ये आयुर्वेद का चलन बढ़ेगा भी। और साथ में जो हर्बल और जो ये दवाई के लिए वनस्पति है, और खास करके वन बंधु लोग जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत सारा बढ़िया अवसर प्राप्त, अपने रोजगार के लिए भी प्राप्त होगा। और ये निरंतर ये बढ़ने वाली प्रक्रिया है, और आयुष का व्याप अगले समय में, आगामी समय में ये बहुत होगा, वो मुझे पक्का विश्वास है। जी, अगर बात करें गुजरात के लोगों की, तो गुजरात के लोग माने जाते हैं कि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना काल में लापरवाही ना हो, जिससे संक्रमण एक बार फिर से जो है ज़्यादा फैले नहीं, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं गुजरात के लोगों के लिए और या फिर देश भर के लोगों के लिए? नहीं, एक बात तो है, ये वैक्सीनेशन की वजह से संक्रमित होने वाले दर्दी भी बहुत झड़प से तैयार हो रहे हैं, और उनका जो ये ओमिक्रॉन वाला वायरस 2, 3, 4, 5 दिन में वो अच्छे भी हो रहे हैं। आयुर्वेद भी चालू कर रहे हैं, और अभी इस बार ओमिक्रॉन की सारवार के लिए पैरासीटामोल और दूसरा कोई ये एजिथ्रोमाइसिन, उसके ऊपर हम आयुर्वेद दवा भी दे रहे हैं, और आयुर्वेद होम्योपैथिक वो परंपरागत दवा से वो तैयार भी हो रहे हैं जी। और इसकी वजह से ये झड़प से तैयार होने वाले दर्दी, साझा होने वाले दर्दी, वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगले समय के लिए ये आयुर्वेद वाला विषय, और अब जो परिस्थिति बदल रही है क्रमशः, वैक्सीनेशन तो है ही, और वैक्सीनेशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से ये रोग को हम काबू कर पाएंगे। जी जी, डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया है देश भर में। हाँ, हर घर दस्तक वाला कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह से चला है। हर पर्वत पे, हर ये हमारे यहाँ मीठा, वो सागर किनारे वो मीठा का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वहां तक भी जाके वो वैक्सीनेटेड किया है। जी, ऋषिकेश पटेल जी, आपने समय निकाला, और क्या कुछ किया जा रहा है गुजरात में, और विशेष रूप से गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या कुछ किया गया है, कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं, उसकी जानकारी दी। बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, ऋषिकेश पटेल गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि गुजरात में क्या कुछ किया जा रहा है कोरोना की इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से त्वरित कदम उठाए गए हैं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय या मंत्री के तौर पर उनके द्वारा, तो काबू में आ गया है कोरोना का संक्रमण। और उन्होंने कहा कि तीसरी लहर बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही बरतनी नहीं है। आपको मास्क पहनना है, आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और अगर आपने अपना पहला डोज नहीं लिया है तो जाकर अपने नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और अपना पहला डोज लें। और पहला ले लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो अपना दूसरा डोज भी अपनी अवधि के बाद ले लें। जी हाँ, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कोरोना संवाद में आज के लिए इतना ही। कोरोना संवाद में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।